वेलकम टू मेडीजी प्राइम। सो करंट अफेयर न्यूज़ बुलेटिन के नेक्स्ट पार्ट में हम आज करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा 100 ऑक्टेन पेट्रोल, इसको XP100 भी कहते हैं। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये पेट्रोल है वो लॉन्च किया है, 100 ऑक्टेन पेट्रोल। ऑक्टेन एक हाइड्रोकार्बन फैमिली का ही पार्ट है और ये टिपिकल कंपोनेंट है गैसोलीन का, गैसोलीन जिसको पेट्रोल भी कहते हैं। इसकी जो क्वालिटी है या इसकी स्टेबिलिटी है वो ऑक्टेन रेटिंग द्वारा मेजर की जाती है। ऑक्टेन रेटिंग्स आर द मेजर ऑफ फ्यूल स्टेबिलिटी। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फ्यूल टू अवॉइड नॉक। अब नॉकिंग क्या होती है? जब कोई फ्यूल होता है वो प्री मेच्योरली इग्नाइट हो जाता है, मतलब पहले ही इग्नाइट हो जाता है उसका कुछ पार्ट, उसकी वजह से इंजन सिलेंडर के अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस होती है और नॉकिंग की वजह से इंजन डैमेज भी होता है और उसकी एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज होती है। सो जितनी ज़्यादा हाई ऑक्टेन रेटिंग होती है उतनी कम रेटिंग होती है और फ्यूल की जो एबिलिटी या क्वालिटी कह सकते हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। सो एक पॉइंट है वो आप याद रखिएगा, हायर द ऑक्टेन नंबर हायर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूल टू नॉक। मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्टेन नंबर हाई होगा वो उतना ही कम नॉकिंग करेगा और नॉकिंग को रजिस्ट करेगा। सो बात करते हैं 100 ऑक्टेन पेट्रोल की। ये IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी जो कि यूपी में है, इसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये लग्जरी व्हीकल में यूज होगा, मतलब जो 100 ऑक्टेन पेट्रोल्स हैं वो मेनली लग्जरी व्हीकल्स में ही यूज होता है या फिर ऐसे व्हीकल्स जो कि हाई परफॉर्मेंस जिनमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स कार्स वगैरह, तो वहां पे ये पेट्रोल यूज होगा। ये अभी 6 कंट्रीज में अवेलेबल है और वो 6 कंट्रीज कौन सी है? जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीस, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड इजराइल। तो इन 6 कंट्रीज में ये अभी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। उसके साथ में अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब अगर पेट्रोल की बात करें या ऑयल की बात करें तो मेनली 2 तरह के ऑयल यूज किए जाते हैं व्हीकल्स के लिए, फर्स्ट डीजल, सेकंड गैसोलीन और पेट्रोल। तो डीजल की जो क्वालिटी है उसको सीटेन रेटिंग द्वारा मेजर किया जाता है और पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग के द्वारा। तो सीटेन रेटिंग मतलब सीटेन रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना वो जो पेट्रोल डीजल है वो फास्ट बर्न करेगा। फास्ट बर्न करने की वजह से हमें ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। सो ये कह सकते हैं कि जब जिस व्हीकल में हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे डीजल यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रक्स वगैरह हो गए, बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, हैवी व्हीकल्स जो भी होते हैं उनमें डीजल यूज़ किया जाता है और उनकी जो क्वालिटी है वो सीटेन रेटिंग के द्वारा मेजर की जाती है और जो पेट्रोल है उनकी ऑक्टेन रेटिंग द्वारा क्वालिटी मेजर की जाती है। सो जितना ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग होगी वो उतना कम बर्न करेगा, मतलब उतना स्लो बर्निंग होगी। स्लो बर्निंग होने की वजह से क्या होगा, वो प्रॉपर्ली बर्न कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और इंजन की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी और इंजन को हार्म भी कम होगा। सो नेक्स्ट आर्टिकल है 1.5 टाइम्स फॉर्मूला फॉर क्रॉप्स MSP। सो अभी आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ने 3 बिल लॉन्च किए हैं फार्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तीनों बिल की वजह से फार्म यूनियंस और गवर्नमेंट के बीच में बहुत इश्यूज चल रहे हैं। उसकी वजह से फार्मर यूनियंस हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके बीच में टॉक भी कंटिन्यू चल रही है, फार्मर यूनियंस के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल उसका रिजल्ट नहीं निकला है। और इनका जो मेन इश्यू है वो MSP को लेके है कि उन्होंने कहीं पे भी अपने बिल्स में MSP के रिगार्डिंग एश्योरेंस नहीं दी है। सो ये है क्या? तो यूनियन बजट 2018-19, इस बजट में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया गया था जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी क्रॉप्स की उसके ऊपर 1.5 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग MSP फिक्स किया जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द MSP इज फिक्स एट 1.5 टाइम्स द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर क्रॉप्स एज अ प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होगा ना, जो फार्मर्स हैं उनका जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है उस पर उनको 0.5% का रिटर्न मिनिमम मिलेगा। सो ये प्री डिटरमाइंड हो गया। तो उसके बाद में अब ये देखते हैं कि MSP डिसाइड कैसे की जाती है, किसी क्रॉप की जो MSP है उसको डिसाइड कैसे करते हैं। एक बॉडी है गवर्नमेंट की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, ये डिसाइड करती है MSP। ठीक है, ये जो बॉडी है ये 1965 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। किसके अंडर में? ये एक तरह की नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये 23 क्रॉप्स के लिए MSP डिसाइड करती है। इन 23 क्रॉप्स में से 14 खरीफ सीजन की,
और ये भी बोल सकते हैं पोस्ट मानसून सीजन। और 6 होती है रबी और विंटर सीजन। ठीक है, इनके रिगार्डिंग एमएसपी डिसाइड की जाती है। अब ये एमएसपी डिसाइड करने पे सीएसीपी है वो कुछ फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करता है, जैसे मार्केट प्राइस ट्रेंड, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उस क्रॉप के रिगार्डिंग, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, मतलब कि मार्केट में कितना क्वांटिटी अभी अवेलेबल है या नहीं है। जैसे अगर अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, अभी वो क्रॉप पर्टिकुलर क्रॉप वहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। इन्फ्लेशन, टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, एनवायरमेंट मतलब कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड वाटर, एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कि कल्टीवेशन में टोटल कितना कॉस्ट लगा है। तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। सो अब अगर देखा जाए तो बजट में ये डिसाइड हो गया 1.5 टाइम्स फॉर्मूला, ठीक है, एमएसपी के लिए यूज किया जाएगा। तो अब सीएसीपी का काम क्या बचा? सीएसीपी का काम बचा है सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को काउंट करना। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट 3 तरीके से मेनली मेजर की जाती है। फर्स्ट A2, C2 एंड A2 प्लस FL। तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 तरीके हैं वो उनके थ्रू मेजर की जाती है। और गवर्नमेंट A2 और A2 प्लस FL कंसिडर करता है मेनली अभी के टाइम में। A2 में क्या है? ऑल कॉस्ट, जो फार्मर्स के द्वारा जो भी इनकर्ड कॉस्ट होती है वो सारी इसमें इंक्लूड की जाती है। C2 में कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, इसके अंदर जो फार्म है या लैंड है, लैंड पे कोई भी लोन है या इंटरेस्ट चल रहा है वो भी इसमें C2 में इंक्लूड किया जाता है। A2 FL, A2 जो ऑल कॉस्ट है, प्लस FL कौन है? जो फार्म के लेबर्स है या फैमिली मेंबर्स हैं, उन वो भी एज अ लेबर वर्क करते हैं, वो अपना लेबर उसमें काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें वो भी काउंट किया जाता है। सो अभी मेनली गवर्नमेंट या सीएसीपी A2 एंड A2 प्लस FL को यूज करती है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट। अभी हाल ही में यूएस ने चाइनीज ऑफिशियल्स के वीजास को रद्द कर दिया है इस एक्ट के थ्रू, रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट। ये एक्ट यूएस ने 2018 में पास किया था। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर देखा जाए चाइना है, चाइना का जो तिब्बत पार्ट है, तिब्बत या जो मेनली हिमालयन रीजन है वो तिब्बत में आता है। ठीक है, वहां पे ये रोड्स वगैरह बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ये पब्लिक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यूएस चाहता है कि जो चाइना है वो इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक करे। ठीक है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। So the objective of this law is to push China to ensure greater access and transparency to the Himalayan region. So US के कुछ ऑफिशियल्स हैं वो भी अदर कंट्रीज से ये अर्ज कर रहे हैं कि इस टाइप का लॉ वो भी अपनी कंट्रीज में इंप्लीमेंट करें। सो अब बात करते हैं तिब्बत की। तो तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है साउथ चाइना साउथ वेस्ट चाइना का। इट इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस लेवल डिवीजन ऑफ चाइना। ये जो भी मेनली हिमालयन रीजन है उसको तिब्बत कवर करता है। तिब्बतन प्लेटू है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटू है, इसको रूफ ऑफ द टॉप भी कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, उसका भी कुछ पोर्शन है वो तिब्बत में लाई करता है। यहां के जो स्पिरिचुअल गुरु है उनको दलाई लामा कहा जाता है। अभी रिसेंट की अगर बात करें हम, तेंजिन ग्यात्सो अभी के प्रेजेंट दलाई लामा है, और चाइना चाहती है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा सेलेक्ट होंगे वो अदर देन तिब्बत से हो। अब तिब्बत की अगर हम बात करें तो ये सारा रीजन तिब्बत में इंक्लूड है। सो मोस्टली जो हिमालय का पार्ट है वो तिब्बत में लाई करता है। और जो इंडिया और चाइना की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल बाउंड्रीज या फिर जो भी बाउंड्रीज हैं इंडिया और चाइना शेयर कर रहे हैं वो डिस्प्यूटेड लैंड में आती है। तो अभी रिसेंट में आपको पता है गालवान वैली हो गया, पेंगोंग लेक, डैम चौक, ये तीनों न्यूज में थे। और नाकुला है, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट अक्सर देखा जाता है, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम के पास में। एक और रीजन है तावांग वैली, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, वो भी डिस्प्यूटेड लैंड के अंदर आती है, क्योंकि चाइना उसको क्लेम करता है कि वो चाइना का पार्ट है।
अब नेक्स्ट आर्टिकल है लिडार टेक्निक। लिडार टेक्निक क्यों न्यूज में है? दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, तो इंडियन रेलवे चाहता है कि उसकी जो मॉनिटरिंग है या फिर उसका जो सर्वे है वो लिडार टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाए। ठीक है, लिडार क्या होता है? लिडार इज अ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक। द इंडियन रेलवे इज टू यूज द लिडार टेक्निक माउंटेड ऑन अ हेलीकॉप्टर। तो ये मेनली माउंट होता है हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के ऊपर। दिस इज बीइंग डन आफ्टर इट्स सक्सेस। जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है और उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया। उसके बाद में ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में भी इसको यूज़ किया जाए, लिडार टेक्नोलॉजी को। लिडार टेक्नोलॉजी हमको हाई क्वालिटी डाटा एक शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट इंटरवल पीरियड में हमको प्रोवाइड करता है। सो लिडार होता क्या है एक्चुअल में? लिडार इज अ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। लिडार में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट लेजर, सेकंड स्कैनर एंड थर्ड रिसीवर। ठीक है, लेजर के थ्रू इंफ्रारेड रेज ये सरफेस पे स्ट्राइक करती है और वही फिर से रिटर्न आती है और उसको रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाता है। और जो IMU है उसके द्वारा एक 3D इमेज हमको प्रोवाइड होती है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। उसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे कितना प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट वहाँ पे कैसा चल रहा है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसका कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है फेमिनाइजेशन ऑफ रेड सी टर्टल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर टू मेंटेन अ 50-50 रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन अ टेम्परेचर ऑफ 29.2 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड। मतलब एटलीस्ट इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम 50-50 रेशियो का ऑफ टर्टल मेंटेन करना है तो। सो अभी अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कंटिन्यू जो सी लेवल टेम्परेचर है कंटिन्यू राइज हो रहा है और राइज होने की वजह से अभी रिसर्चर्स की स्टडी के अकॉर्डिंग जो फीमेल की क्वांटिटी है या फीमेल की पॉपुलेशन है टर्टल्स की वो कंटिन्यू राइज हो रही है। सो ये जो मेन टर्टल्स हैं वर्ल्ड वाइड जो पाए जाते हैं, लॉगर हेड एंड ग्रीन सी टर्टल्स, जो कि IUCN की लिस्ट में एज अ एंडेंजर्ड लिस्टेड है। लेदर बैक टर्टल और ऑलिव रिडले टर्टल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है। लेदर बैक टर्टल ये एंडेंजर्ड, एज अ एंडेंजर्ड लिस्टेड है। ग्रीन टर्टल, कैम्प्स रिडले टर्टल और हॉक्सबिल टर्टल, इनकी पॉपुलेशन बहुत स्पीड के साथ में कम हो रही है, इसलिए इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करें अगर ऑलिव रिडले टर्टल की, ये क्यों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है? क्योंकि जो इंडिया की एक साइट है गहीर मिथा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोस्ट पे, उड़ीसा की कोस्ट पे। यहाँ पे इसकी मास नेस्टिंग हर साल देखी जाती है। इनकी जो एक एबिलिटी है या फिर एक कैरेक्टर बोल सकते हैं मास नेस्टिंग का, ठीक है, उसको अरीबदाज भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रिगार्डिंग। मध्य प्रदेश की 2 सिटी है, ओरछा एंड ग्वालियर, इनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज का अभी रिसेंटली टैग मिला है। सो क्यों मिला है ये? ओरछा सिटी है, जो ओरछा सिटी फेमस है इसके पैलेसेस और टेम्पल्स के लिए। ये बुंदेला किंगडम के किंग है रुद्र प्रताप सिंह। सो रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 1501 में इसको डेवलप किया गया था इस सिटी को। ये सिटी मेनली 3 कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड है। फर्स्ट जहांगीर महल, सेकंड राजमहल, थर्ड राय प्रवीण महल। इन 3 कॉम्प्लेक्सेस में ये सिटी डिवाइड है। इसमें एक मंदिर है जो अपने आर्किटेक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको चतुर्भुज टेम्पल कहा जाता है। सो नेक्स्ट है ग्वालियर सिटी। ग्वालियर सिटी भी टेम्पल्स एंड पैलेसेस के लिए फेमस है। इस सिटी को 9th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। ये किसी एक डायनेस्टी द्वारा डेवलप नहीं गई थी, इनमें सभी डायनेस्टी का इक्वली रोल है। राजवंश, बाघेल, कछवाहा, तोमर, सिंधिया, इन सारी डायनेस्टीज ने टाइम टू टाइम इसको डेवलप किया है।
अब बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज साइट्स की। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसका टैग कौन देता है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग देती है उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। द प्रोग्राम वॉज बिगिन, ये प्रोग्राम है वो 1972 में स्टार्ट हुआ था। ओके तो एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में मेनली तीन मेन साइट्स हैं जिनको WHS या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग मिला है। फर्स्ट खजुराहो, सेकंड सांची स्तूपा, थर्ड रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। अब प्रेजेंट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में खजुराहो, सांची स्तूपा, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका और ये दोनों सिटीज ये इंक्लूडेड है। आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। थैंक यू सो मच।